Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is water importance and the biochemistry. वाटर तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शै, हर एक चीज़ को मैंने पानी से ही पैदा किया है। और ज़मीन के ऊपर सारी ज़िंदगी की जो इब्तिदा है और जो रवानी है इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर। इससे इम्पोर्टेंस तो हमें कुरान में पता चलता है। तो लेकिन वाटर जो है साइंसी हद तक इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, साइंस इसके बारे में क्या कहता है, तो वो पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में वाटर जो है 70%, जिस तरह पूरी कायनात में अर्थ सरफेस पर 70% ऑफ वाटर है, सेम रेशो हमारे बॉडी के अंदर भी है 70% ऑफ वाटर, ठीक है। बकाया 30% जो है वो दूसरी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब वाटर का रोल क्या है हमारे बॉडी में? बायोलॉजिकल रोल। क्यों? इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें थी, एज अ मीडियम इस्तेमाल किए जा सकते थे, तो ये वाटर क्यों इस्तेमाल किया गया? तो ये बहुत अहम और कीमती टॉपिक हैं, आप समझेंगे इंशाल्लाह। तो बायोकेमिस्ट्री जो है आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह पाक जो कुरान में फरमाते हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम मेरे किस किस नेमत को जुटलाओगे। अगर सिर्फ एक हम पानी को कंसिडर कर ले कि पानी हमारी बॉडी में है, अगर इसके अलावा कोई और मीडियम होता तो ये कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट करता और हमारा होमियोस्टेसिस जो है वो कितना स्ट्रेसफुल होता। तो आते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में सबसे पहले है पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर जो है ये इसका पोलर नेचर है, ठीक है, पोलर नेचर। पोलर किसको कहते हैं? पोल आम तौर पर हम कहते हैं कम्बे को, आप लोग जानते हैं पोल कम्बे को कहा जाता है। तो अगर मैं इस लिहाज से आपको एक्सप्लेन करूं इस अंदाज से कि पोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो पोलर जो है, जो भी कंपाउंड पोलर होता है केमिस्ट्री में उसको कहते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव हो उसको पोलर कहते हैं। और जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट ना हो, जैसे क्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन H2, जैसे N2 नाइट्रोजन, तो उसमें चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते लिहाजा वो क्या है, नॉन पोलर है। जबकि वाटर जो है वो क्या है, पोलर इन नेचर है। अब ये पोलर क्यों है, हमें इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये इसको समझने के लिए आपको केमिस्ट्री के एनाटॉमी यानी केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जो दरमियान में से एक एंगल बना देते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से है? ऑक्सीजन जो है ग्रुप नंबर ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8, ठीक है, मास नंबर इसका 16 है। तो पहले ग्रुप में 2, दूसरे में 6, तो गोया फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, आउटर मोस्ट शेल में होने की वजह से ये कौन से ग्रुप में है? इसका ग्रुप क्या है, 6 नंबर ग्रुप है। आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर ले, इसका 6 नंबर ग्रुप होगा। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 6 में मौजूद हैं। तो अब हमें पता है कि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो तब ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि 2 स्टेबल हैं, 8 स्टेबल हैं, ठीक है, 16 स्टेबल हैं, इस तरीके से ये नंबर स्टेबल आते हैं KLMN शेल में। तो इसको 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए बगैर अनस्टेबल कंसिडर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन कभी भी आप अकेला नहीं देखते, ये हमेशा O कभी भी नहीं होता, O2 होता है, या O हमेशा किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। चूंकि हम वाटर स्टडी कर रहे हैं तो वाटर में हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर अटैच है। अब हाइड्रोजन के साथ अटैच होने की वजह से ये क्यों अटैच है 2 हाइड्रोजन के साथ? अब हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन में अगर आप देख लें, हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में है। ग्रुप नंबर 1 में एक तो ग्रुप नंबर 1 में है, दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको देख लें, इसका एटॉम नंबर क्या है, 1, तो जाहिर बात है इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है।
अब डुप्लेट रूल के मुताबिक इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो तब ये स्टेबल होगा, क्योंकि 2 वाला हिस्सा ये गेन कर लेगा। तो 2 स्टेबल हाइड्रोजन के लिए 2 स्टेबल स्टेबिलिटी है और ऑक्सीजन के लिए 8 स्टेबिलिटी है। ये डुप्लेट रूल पर और ये ऑक्टेट रूल पर इस पर अप्लाई होती है। तो इस हाइड्रोजन को भी एक की ज़रूरत है, इस हाइड्रोजन को भी एक की ज़रूरत है। इसी तरह ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि हाइड्रोजन को एक की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन क्या कर लेता है, एक हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, तो गोया ये 6 से किस पे चला गया, 7 पे। तो साथ में दूसरे हाइड्रोजन को भी अटैच कर देता है, तो गोया 8 पूरा हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन का काम हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि ये दोनों को अटैच तो कर लिया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट तो हो गई, लेकिन अब यह है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये क्यों? क्या ये इलेक्ट्रॉन पूरा दे देता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता? तो फिर किस तरह ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं? आपको मालूम होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। वन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये कहता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक एटम से दूसरे एटम को। जैसे सोडियम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, क्योंकि सोडियम का अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए जहमत का सबब बना हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो स्टेबल होगा, जबकि क्लोरीन लेगा तो वो स्टेबल होगा। तो इसी वजह से सोडियम क्लोराइड बन जाता है। यह है आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ये कहता है कि इट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। म्यूचुअल शेयरिंग देते नहीं हैं, बल्कि दरमियान में से रख लेते हैं ताकि दोनों का फायदा हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास सालन हो, दूसरे के पास रोटी हो, तो सालन वाले के पास रोटी नहीं, रोटी वाले के पास सालन नहीं, तो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर खाना खा लेते हैं, तो दोनों सर्वाइव कर सकेंगे, अदरवाइज दोनों खत्म होंगे। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक की ज़रूरत है, इसको भी एक की ज़रूरत है, जबकि ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ दरमियान में इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। ये हाइड्रोजन की हो गया, और ऑक्सीजन जो है ये आप इस तरफ से एक रख लेता है। तो इस तरीके से दरमियान में रख लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, न कि आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक्स्ट्रा है, ना ऑक्सीजन से एक्स्ट्रा है, तो दोनों दरमियान में से रख लेते हैं, रोटी और सालन वाला मामला कर लेते हैं। तो जब ये आपस में रख लेते हैं दरमियान में, तो दोनों का फायदा हुआ। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है 6 तो इसके पास अपने हैं, ठीक है, एक इसको मिल गया, एक इसको, देखो 8 ये पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन को आप देख लें तो हाइड्रोजन भी 8 पूरे, 2 इसके पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए, 1 2 1 2। जबकि अगर आप ऑक्सीजन को देख ले तो ऑक्सीजन के पास 6 तो अपने थे, 7 8 हाइड्रोजन की भी 2 हो गए, तो गोया ये भी पूरा हो गया। लेकिन फिर क्या कर लेता है ये जो सालन वाला है, सालन वाला ये क्या कर लेता है, इसके सालन में 3 बूटियां होती हैं। ठीक है, तो रोटी वाला 2 बूटियां ले लेता है, क्योंकि वो साइज में बड़ा है, वो तंदुरुस्त है, वो सेहतमंद है, जबकि सालन वाला जो है वो कमज़ोर सा है। तो एज अ रिजल्ट जो है वो जुल्म कर लेता है रोटी वाला, तो वो जालिम कंसिडर हुआ, और ये जो सालन वाला है ये मजलूम कंसिडर हुआ। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी केस हो जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेवफाई कर लेता है, वो क्या करता है, जो दरमियान में से 2 इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ पर खींच कर क्या करता है, अपनी तरफ पर क्यों खींचता है? क्योंकि हाइड्रोजन कमज़ोर है, ऑक्सीजन ताकतवर है। तो ताकतवर और कमज़ोर को केमिस्ट्री की ज़ुबान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेनामेना कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। शेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी तरफ पर खींचना, ये एबिलिटी किसी भी एटम में हो, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, लिहाजा ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसकी ये जालिम हुआ, तो जालिम के पास, जालिम के साथ तो अल्लाह देखेगा क़यामत के दिन, तो लिहाजा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जबकि हाइड्रोजन जो है ये मजलूम हुआ, इसको नेकियां मिलेंगी, लिहाजा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ आ गई? तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ये आपको मैंने आसान अंदाज में समझा दिए, बायोलॉजी की ज़ुबान में, डेली लाइफ के एग्जाम्पल में। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री वाले अपने लिए प्लस और नेगेटिव इस वजह से इसको कहते हैं।
अच्छा, ये तो एक वाटर के अंदर की कहानी है। अब ये एक वाटर के अंदर अपना एक एंगल है। अब ये एक वाटर है, ये भी इसी तरह एक वाटर हुआ, आप देख ले, ये एक वाटर है। अब इसी H पॉजिटिव की, H के ऊपर पॉजिटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव। अब इसी तरह ये भी एक वाटर, इसी तरह ये भी एक वाटर, सेम इसी तरह ये भी वाटर, इसी तरह ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये भी वाटर। तो एक वाटर में, एक वाटर दूसरे वाटर के दरमियान अगर आप देख ले, वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा कर ले, दूसरा वाटर जब आप ड्रा करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ये हाइड्रोजन जो है दोबारा बहुत ये नेगदिल है, तो ये फिर जो है H पॉजिटिव और ऑक्सीजन को जब नेगेटिव देख लेता है तो इसके साथ फिर ताल्लुकात बहाल कर देता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह ये भी H पॉजिटिव H नेगेटिव, चूंकि एक दूसरे के सामने चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये फिर जो है इसके साथ बॉन्ड बना देता है, जो रेड रेड कलर के डॉटेड आपको नजर आ रहा है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। तो इस तरह ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक यहाँ पर मैंने आपके सामने पोलैरिटी बयान की कि पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको समझ आ गया होगा कि ये पोलैरिटी किस वजह से है। दूसरा मैंने जो इस टॉपिक में अभी तक एक्सप्लेन किया वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों होता है वो भी आपको समझा दिया कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद होता है। पानी के अलावा HF उसमें भी ये मौजूद होता है। ठीक है, NH3 में भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। तो ये है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसको ये वाटर के अंदर जो पोलैरिटी है ये इंतहाई अहम है। इस वजह से जितनी भी इसके अंदर करैक्टर हैं, जितनी भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारा क्रेडिट इसकी पोलैरिटी को जाता है। तो पोलैरिटी आप समझ में आ गया। और हाइड्रोजन, अब आते हैं वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये क्या है? दुनिया में जितनी भी सल्यूट्स हैं, व्हाट इज सल्यूट? एनीथिंग दैट इज डिसॉल्वेबल इन सॉल्वेंट इज नोन एज सल्यूट। और सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन बना देते हैं। तो हम वाटर को यूनिवर्सली सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों? इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। वो क्यों? इसका सारा क्रेडिट जाता है ड्यू टू इट्स पोलर नेचर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलर नेचर को जाता है। तो वाटर के अंदर पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलो, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, ठीक है, तो क्या होगा? NaOH, ठीक है, और प्लस HCl। सोडियम क्लोराइड ये पोलर है, आप इसको देख लें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये पोलर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि सोडियम ने क्लोरीन को एक एटम दिया था। सोडियम दो जहरीली चीजों से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोराइड। दो जहरीली चीजों से, सोडियम जहरीला, क्लोरीन जहरीला गैस, दो जहरीलों चीज़ों को मिलाकर अल्लाह पाक उससे ऐसी चीज़ बना देता है जिसके बगैर हम खाना भी, तगड़े से तगड़ा, मज़ेदार से मज़ेदार खाना भी हम छोड़ देते हैं। तो वाटर भी जी हाँ, ये भी आपको पता चल गया कि ये भी पोलर है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो देखो ये भी पोलर, ये भी पोलर। सो पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन पोलर सब्सटेंसेस। दिस इज नोन एज इन केमिस्ट्री लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, आर पोलर डिसॉल्व पोलर। तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपके पास बेस आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोराइड। तो ये बेस हुआ और ये एसिड हुआ। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। तो हमारे ब्लड में याद रखें 90% वाटर मौजूद है प्लाज्मा में। तो इन वाटर में बहुत सारी चीजें डिसॉल्व फॉर्म में जाती हैं। अगर वाटर अब ना होता हमारे ब्लड में तो बताओ क्या ये सारी चीजें, सोडियम, ग्लूकोज, ये सारी चीजें इसके अंदर जाती? नेवर, कभी भी नहीं जाती। इस तरह हम सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में 90% वाटर मौजूद हैं। उसके अंदर जितनी भी सब्सटेंसेस डिसॉल्व फॉर्म में हैं, तो क्या वो डिसॉल्व होते? बिल्कुल भी ना होते। इसी तरह सेल से बाहर जो फ्लूइड होता है उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो क्या एक्स्ट्रा फ्लूइड में अगर पानी ना होता तो क्या उसमें चीजें डिसॉल्व होती? नेवर, कभी भी ना होती। तो इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? वाटर। फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। थर्ड नंबर पर है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस।
ये भी पानी का बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है। कोहेसिव किसको कहते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं, आपको जिस तरह मैंने बता दिया, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक जंजीर हो, जंजीर की आप एक कड़ी को ले लें तो ये पूरे कड़ियां जो हैं वो ऊपर को उठ जाती हैं। तो अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू वन अनदर, दिस इज नोन एज कोहेसिव। और ये जो फोर्स है दिस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। और एक है एडहेसिव फोर्स, तो ये भी वाटर के अंदर मौजूद है। इसी वजह से अगर ये ना होता तो फिर क्या होता? दुनिया में सबसे बड़े प्लांट जो हैं, हम एक छत 14 फुट का कमरा होता है, हम 14 फुट के कमरे से को ऊपर टिंकी लगी होती हैं, तो हम उसमें जब पानी पहुंचाते हैं तो 5000 का मशीन लगाते हैं, 2-3 हज़ार 5,000 की फिटिंग करते हैं, महीने 300-400 रुपए उसका बिल आता है, बिजली खर्च होती है। तो बताओ सबसे जो लॉन्गेस्ट प्लांट है, जो हाईएस्ट प्लांट है, वो है यूकलिप्टस प्लांट, पाइनस प्लांट। 350 फुट उसकी लंबाई होती है। तो 350 फुट के ऊपर पत्ते को अल्लाह पाक पानी पहुंचाता है, फ्रॉम ग्राउंड लेवल यानी उसके रूट से लेकर अप टू हाईएस्ट लेवल लीफ तक, बगैर किसी मशीन के। ना आपने मशीन लगाया है, ना आपने फिटिंग की है। तो ये क्यों जाता है? इट इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल जब उठता है तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जंजीर की कड़ी की तरह एक दूसरे के पीछे सबको उठा देते हैं। इन द वेयर, इन द जाइलम, ठीक है। तो जाइलम के अंदर ये बिल्कुल जंजीर की कड़ी की तरह ये सारे ऊपर जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल जा रहा है तो ये सारे एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो चुकी होती हैं। इसी तरह एडहेसिव फोर्स क्या है? एडहेसिव किसको कहते हैं? एडहेसिव किसको कहते हैं? जिस तरह हम श्रेष्ठ लगाते हैं किसी चीज सरफेस के साथ, इसको हम कहते हैं एडहेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के साथ भी अटैच होते हैं, ये नहीं कि एक दूसरे के साथ सिर्फ अटैच है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये व्हाइट बोर्ड है तो ये इसका नॉन पोलर नेचर है, इसके साथ अब वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता। हाँ, अगर ऐसा है कि वो पोलर नेचर का सरफेस है, जैसे हम देखते हैं कि दीवार के सीपेज जब होती हैं, ठीक है, जियम जिसको हम कहते हैं, तो सीपेज के तौर पर वाटर आप देखते हैं कि ऊपर ईंटों में ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऊपर का जाना, तो वाटर का रिलेशनशिप है साइड्स के सरफेस के साथ, तो दिस इज नोन एज एडहेसिव। अब ये तो मैंने प्रैक्टिकली दीवार की मिसाल दे दी। जाइलम के अंदर सेल्स होते हैं, जाइलम एक टिश्यू का नाम है, तो इसके अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो इसके अंदर जो सेल मौजूद होते हैं उन सेल के ये एक ट्यूब की तरह होते हैं, तो इनके किनारों के साथ भी अटैचमेंट होता है, वाटर किनारों के साथ अटैचमेंट भी होता है, दिस इज नोन एज एडहेसिव। अगर ये ना होता तो वाटर सही तरह ऊपर ना जाते। तो देखो, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स बोथ हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन द जाइलम टू द टॉप ऑफ द प्लांट। हमारे बॉडी में भी इसका रोल है, ठीक है। रगों के अंदर खून दौड़ता है तो रगों के साथ ये साइड पे अटैच होते हैं, ठीक है, सरफेस के साथ। तो कोहेसिव एंड एडहेसिव इसको कहा जाता है। चौथा जो टर्म है पानी का, वो क्या है? हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर जो है इसका हाई स्पेसिफिक हीट भी होता है। ये क्या है हाई स्पेसिफिक हीट? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट ये है कि अगर आप 1 ग्राम वाटर ले लें, 1 ग्राम कितना कम होता है, किलोग्राम का 1000वां हिस्सा होता है। 1 ग्राम आप वाटर ले लें, 1 ग्राम वाटर के नीचे आप चूल्हा जलाएं, ठीक है। जाहिर बात है चूल्हा तो बहुत कम होगा, आप लाइटर लगाएं। तो लाइटर लगाने से पहले आप इस 1 ग्राम वाटर के थर्मामीटर के जरिए टेम्परेचर चेक कर लें। लेट सपोज ये था 20 सेंटीग्रेड। फिर लाइटर आपने जलाया, आप थर्मामीटर उसमें रखा हुआ है, थर्मामीटर के जरिए आपने देख लिया कि 21 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज हुआ? 21 सेंटीग्रेड पे, 20 से 21 यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ। अब आपने जितनी देर तक उसके नीचे लाइटर जलाया, ये है एनर्जी। तो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो क्या कहते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए 1 ग्राम वाटर को आप जितना एनर्जी देते हैं, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो ये कितनी होती है? ये होती है 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। यानी अगर आप 1 किलोग्राम ले लेना, 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम वाटर ले लें, तो आप इसको कितना देंगे? 574 किलो कैलोरीज एनर्जी आप देंगे, तो तब
वाटर का टेम्परेचर जो है 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा। तो ये हमारे बॉडी में देखो बाहर कितनी सख्त टेम्परेचर होती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर 70% वाटर ना होता या वाटर के अलावा कोई और मीडियम होता तो बताओ कितनी जल्दी हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता। ये तो शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी के अंदर वाटर जो है इज अ मीडियम, इज अ सॉल्वेंट जो है ये रखा हुआ है, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए। अगर हम जल्दी गर्म होते, हम अपने घरों में देखते हैं, माशरे में देखते हैं, जो बंदा जल्दी गर्म होता है हम उसके साथ ज़्यादा बातें नहीं करते, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फिर जल्दी हमें दमपोख करेगा। तो 574 कैलोरी जो है बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म है, तो वो तो फिर मेरे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मेरे एंजाइम सारे डिस्टर्ब होंगे, एंजाइम डिस्टर्ब हो गए, कोई भी काम नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसका हाई स्पेसिफिक हीट है दूसरे सॉल्वेंट के मुकाबले में, यानी कोई भी ऐसा सॉल्वेंट नहीं है जिससे इससे ज़्यादा हो, तो वाटर इस सबसे बेस्ट है। तीसरा जो क्या है, सॉरी पांचवा, वो है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको कहते हैं? लिक्विड 3 फॉर्म में मौजूद होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मौजूदा जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने के लिए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है सी लेवल पे, दिस इज नोन एज, सी लेवल पे ये 100 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होता है, तो दिस इज नोन एज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का सबसे ज़्यादा है, यानी वाटर को लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट करने के लिए इनटू वेपर फॉर्म, ये क्या है, ये तकरीबन है 2260 जूल पर ग्राम। 1 ग्राम वाटर के नीचे आप लेटर जो है वो कितना हीट देगा, 2260 जूल एनर्जी आप 1 ग्राम ऑफ वाटर को देंगे, तो तब जो है वाटर का 1 ग्राम वाटर जो है ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो देखो ये कितना ज़बरदस्त करेक्टर है वाटर का। अगर ये जल्दी कन्वर्ट होता तो फिर तो हमारे अंदर 70% जो वाटर हैं वो टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है हमारा, तो फिर ये या हमारे छोड़े दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, जिसको कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम तो वार्म ब्लडेड हैं, जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो वो तो जल्दी फिर बुखारात में कन्वर्ट हो जाते, वो तो एकदम मर जाते। तो ये जो सारी स्टेबिलिटी पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, मौजूद है, इट इज ड्यू टू द हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वाटर का वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर सॉल्वेंट। ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। तो इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? इसका सारा क्रेडिट जाता है गोज टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सी लेवल पर वाटर जो है बॉयल जब होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। अगर ये ना होता तो क्या होता? हाइड्रोजन बॉन्ड अगर वाटर में ना होता तो क्या होता? -80 सेंटीग्रेड पे, -80 डिग्री सेंटीग्रेड और -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल भी हो जाता और फ्रीज भी हो जाता। -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -80 या 88 सेंटीग्रेड तो एंटार्क्टिका में है, मतलब एंटार्क्टिका में ही वाटर बॉयल हो जाता, ठीक है, और -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये उड़ जाता। तो हमें एंटार्क्टिका में हम जिंदा रह सकते थे, इसके अलावा वरना जिंदा ना रहते, ठीक है। लेकिन हम जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं, इट इज़ ऑल ड्यू टू द क्रेडिट गोज टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये वाटर में अल्लाह ही ने पैदा किया है और अल्लाह ही ने बनाया है। तो इसी वजह से अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि वजअलना मिनल माए कुल्ल शै, और सारा क्रेडिट उसी को जाता है। छठे नंबर पर है वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर। वाटर का एक और भी ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि अगर आप वाटर को, फॉर एग्जांपल अभी रूम टेम्परेचर है 25 सेंटीग्रेड, अभी ये जितना है वाटर बीकर में आप ले ले, किसी भी बीकर में आप इसको ले ले, किसी भी बाल्टी में या ट्यूब में ले ले, जितना भी वाटर हो हर एक जगह पर एक जैसा होगा 25 सेंटीग्रेड पे। लेकिन आप इसका टेम्परेचर लो करता जाएं, लो करते जाएं 25 से 20, 15, 10, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप आ जाएंगे ना, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाहिर पड़ता है हम फ्रिज में इसको दे सकते हैं। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आ जाएगा तो ये इस वक्त सबसे हीवीएस्ट कंसिडर होगा, हीवीएस्ट, सबसे वजनी ये होगा। अब इसके मजीद अगर आप 3 सेंटीग्रेड पे जाते हैं, 2 पे जाते हैं, 1 पे जाते हैं,
जीरो पे जाते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये फ्रीज हो जाता है, बर्फ में कन्वर्ट होता है। इसके बाद आप जितना भी पीछे जाएंगे बर्फ की जानिब, तो ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही तो वजह है कि हम फ्रिज में जब जाम रखते हैं बर्फ के लिए, तो वो वाटर का लेवल जब हम रखते हैं तो वो पैरेलल होता है, सीधा होता है, स्मूथ, लेकिन जब बर्फ आता है तो वो ऊपर को उभरा हुआ होता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हीवियस नेचर बिलो द 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आमतौर पर आइस में जब ये कन्वर्ट होता है। इसी वजह से तो आइस हम पानी में डालते हैं तो ये इसमें डूबता नहीं है, हालांकि वो भी पानी है, नीचे भी पानी है बर्फ, तो बर्फ इसमें क्यों नहीं डूबता, क्योंकि बर्फ का सरफेस एरिया ज्यादा हो चुका है, ये फूल चुका है। सरफेस एरिया के ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो डेंसिटी में फर्क आने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो एज द रिजल्ट क्या हो जाता है, ये इसके ऊपर फिर ऊपर सरफेस पर रहता है, नीचे इसमें नहीं जा सकता। ये आंसर है कि डेंसिटी की वजह से बर्फ जो है पानी में नहीं डूबता। क्यों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप नीचे लेके आएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो ये इसके अंदर फिर डूबता नहीं है। ये भी वाटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। वरना अगर ये ना होता तो समंदर में जितनी भी मछलियां हैं, आमतौर पर हमारे यहाँ तो इतनी सख्त टेम्परेचर नहीं होती, लो टेम्परेचर नहीं होता, यूरोप कंट्रीज में या इसके अलावा अंटार्कटिका में जितनी भी बर्फ मौजूद होता है समंदरों में, तो ऊपर सरफेस बिल्कुल जम जाता है, लेकिन इसके नीचे जो पानी मौजूद होता है उस पानी में फिशेज जिंदा होते हैं। अब अगर ये बर्फ नीचे चला जाता तो नीचे तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता। ये जो ऊपर को मौजूद हैं ये इस डेंसिटी की वजह से मौजूद हैं, तो गोया समंदर के अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये जिंदा है बिकॉज ऑफ दिस वाटर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वाटर की वजह से पूरी दुनिया आबाद है। अब इसमें एक और टर्म है सरफेस टेंशन। आमतौर पर आप लोगों ने नदियों में, जोहड़ में देखा होगा कि पानी के ऊपर जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह तैरते हैं, इंसेक्ट्स स्विमिंग करते हैं, इंसेक्ट्स स्विम करते हैं या इसके ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन स्विम नीचे इसमें डूबते नहीं हैं। तो इंसेक्ट्स का वाटर के ऊपर बैठना और वाटर के ऊपर चलना, जैसे ड्रैगन फ्लाई होते हैं, ड्रैगन फ्लाई इसके ऊपर जा सकते हैं, इसके ऊपर बैठ सकते हैं, तो ये क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है ना, ये क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को समझने के लिए आप यूं कंसिडर करें कि लेट्स सपोज ये बीकर है, अगर जूम हो सकता है तो थोड़ा इसको जूम कर ले, ये वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है, H+, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, H2O, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल हैं। एक बीकर में वाटर मॉलिक्यूल सारे मौजूद हैं। ये सारे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इक्वली एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं। इक्वली अप्लाई करने के बाद ये इसका नेट जो रिजल्ट होता है वो 0 होता है। लेकिन बात डिफरेंट हो जाती है एन मॉलिक्यूल की जो सरफेस पर मौजूद हैं। अब जो सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ये जो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल हैं ये इसको अपनी तरफ ड्रैग करते हैं। तो ड्रैग करने की वजह से ये एक दूसरे के साथ फिर एक लिंक रखते हैं। दिस लिंक इज नोन एज सरफेस टेंशन। इसी वजह से इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं ये इसके ऊपर बैठ सकते हैं बगैर डूबे। तो द ड्रैगिंग फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट बिलो द सरफेस मॉलिक्यूल on the surface water molecule is known as surface tension। अगर आप इसका प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली आप लोगों ने पर्दा देखा होगा, 4 कोनों वाला कोई पर्दा हो, कोई चादर हो, अगर टेंट, तो उसको अगर आप दरमियान में से खींचे तो दरमियान में से ये ड्रैग होता है। तो सरफेस टेंशन भी बिल्कुल इसी तरह, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं, नीचे वाले जितनी भी इस बीकर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इसको अंदर की तरफ खींचते हैं। सरफेस टेंशन इसी वजह से होता है। तो सरफेस टेंशन जो है इस वजह से ये भी वाटर मॉलिक्यूल का बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है। अगला और आखिरी है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर में 1⁻⁴ आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो है ना KW, उसका कितना है 1 × 10⁻⁻14, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, आयनिक फॉर्म में होगा। और आयनिक फॉर्म में कैसा होगा? आयन फॉर्म का क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है।
तो वाटर मॉलिक्यूल में जो प्योर वाटर होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते। जो इम्प्योर वाटर होते हैं, जो आमतौर पर टेप वाटर हम पीते हैं, ये जो हमारे पीने वाला पानी है, इसमें क्या होता है, इसमें आयन्स मौजूद होते हैं। तो ये आयनाइजेशन करोड़ों में किसी एक वाटर का आयन फॉर्म की मौजूद होना, आयन फॉर्म में मौजूद होना, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अलावा पोटाशियम क्लोराइड जैसे एलिमेंट्स जो हैं या मॉलिक्यूल जो हमारे ब्लड में मौजूद हैं या सेल के अंदर मौजूद हैं, इनकी वजह से, इन आयन की वजह से ये इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे? सोडियम पॉजिटिव है, इसके साथ रिएक्ट होगा। क्लोरीन नेगेटिव है, ये इसके साथ। मैग्नीशियम पॉजिटिव है, इसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन नेगेटिव है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीना, ये हर एक एसिड बना देगा। तो ऑक्सीजन जो है जब भी रेड ब्लड सेल लेकर जाता है, आप मेरी चैनल पर मौजूद एक वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, सेकेंड ईयर की एक वीडियो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बायोलॉजी बाय सैफुल्लाह के नाम से एक चैनल है। उस चैनल पे आप ये वीडियो देख लें कि आयंस जो हैं ये किस तरह हमारे बॉडी के अंदर इसका रोल है। आप वो वीडियो अपने नॉलेज के तौर पर देख सकते हैं कि ये किस तरह एक दूसरे के साथ ये रिएक्शन करते हैं। तो ये आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त करैक्टर है वाटर का। तो ये था आपका सारा वाटर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। उम्मीद है आप समझ आ चुके होंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज कीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा, लेकिन अपने घर में कोरोना का ख़तरा है।